हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट इश्यूज़ एनालिसिस में। सबसे पहले तो आपसे माफ़ी चाहते हैं कि ये वीडियो सुबह 7 बजे आने वाली थी, लेकिन एक टेक्निकल इशू हुआ जिस कारण कल भी वीडियो नहीं आ पाई। कि जिस लैपटॉप से इस वीडियो को एडिट करते हैं उस लैपटॉप की विंडो ही उड़ गई थी। तो अभी जाकर वो सही हुई है और तब हम इसको अपलोड कर रहे हैं। तो आज 24 फरवरी है और उसका करंट अफेयर हम देखेंगे और बहुत उसके हर एक तथ्य को जानेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, 2021 में ब्रिक्स समिट की मेज़बानी करने वाले देश का क्या नाम है? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं: ब्राज़ील, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इसका जो आंसर है वो है भारत। सबसे पहले देख लेते हैं कि ब्रिक्स जो नाम है वो क्या है। ब्रिक्स वर्ड 5 देशों के नाम का जो पहला अक्षर है, पहला वर्ड है, उसको लेकर बनाया गया है। बी का मतलब है ब्राज़ील, आर का मतलब है रशिया, आई का मतलब है इंडिया, सी का मतलब है चाइना और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का संगठन है जिसका मकसद इन देशों में आर्थिक और अन्य तरह का सहयोग बढ़ाना है। इसका गठन 2006 में किया गया था और इसका मुख्यालय शंघाई में है। अब पहले क्या था कि इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, इसमें केवल ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन शामिल थे। लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका को भी निमंत्रण दिया गया और फिर 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। तो पहले ये कहलाता था BRIC, लेकिन उसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। तो आंकड़ों से समझते हैं कि ब्रिक्स जो समूह है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो ब्रिक्स कितना महत्वपूर्ण समूह है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की लगभग आधी आबादी, लगभग 47% आबादी केवल इन्हीं 5 देशों में रहती है और इनकी जो संयुक्त GDP है वो है 16.6 ट्रिलियन डॉलर, जो वैश्विक GDP का, जो पूरे वर्ल्ड की GDP का 24% है। इसके अलावा वैश्विक व्यापार में भी ब्रिक्स देशों की 17% हिस्सेदारी है। वहीं वैश्विक आर्थिक विकास में भी इनकी 50% हिस्सेदारी है। समूह की कुल GDP में सबसे अधिक जो प्रतिशत है, सबसे अधिक जो पार्ट है वो है चाइना का और वो है 68%। तो जो ब्रिक्स का जो समूह है उसका जो शिखर सम्मेलन होता है, उसकी एक मीटिंग होती है, वो हर साल होती है और हर साल ही अलग अलग देश उसकी अध्यक्षता करता है या उसकी मेजबानी करता है। ब्रिक्स देशों का हर साल एक वार्षिक सम्मेलन होता है जो अलग अलग देश के अंदर होता है और वही देश उसकी मेजबानी करता है। 2021 में इसकी मेजबानी भारत कर रहा है, लेकिन जो पिछली बार मतलब 2020 में जो सम्मेलन हुआ था वो वर्चुअल हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय कोरोना का प्रकोप था। तो इसी कारण जो समिट हुआ वो वर्चुअल हुआ और उसकी जो अध्यक्षता की वो रशिया ने की। इस ब्रिक्स समूह को, जो ब्रिक्स समूह है, इसको R5 समूह भी कहा जाता है। इसको R5 समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जो पांचों देशों की मुद्राएं हैं, जो करेंसी है, उसका जो पहला लेटर है वो भी R से शुरू होता है। जैसे कि देख लेते हैं, ब्राज़ील की जो मुद्रा है उसका नाम है रियाल और एक रियाल बराबर होता है 13.25, मतलब 13 रुपये 25 पैसे के बराबर। रूस की जो करेंसी है उसका नाम है रूबल। एक रूबल बराबर किसके है? 98 पैसे के। भारत का तो आपको पता ही होगा, भारत की करेंसी है रुपया। और जो चाइना है, चाइना की जो करेंसी है उसका नाम है युआन, या उसको रनमिंबी भी बोलते हैं। तो एक युआन बराबर होता है 11 रुपये 21 पैसे के। एक बार इसमें देख लेते हैं कि ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं, जो उसके अंदर देश आते हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं। आप देखेंगे ये जो कंट्री है ये चाइना है, उसके बाद ये हमारा भारत, ये जो कंट्री आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ, ये कंट्री रशिया है, ये ब्राज़ील है और नीचे की तरफ यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका है। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको ब्रिक्स समूह की कंट्रीज़ कहते हैं। अब जो दूसरा प्रश्न है वो है, DRDO ने 22 फरवरी 2021 को एक मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उसका क्या नाम है?
आपके सामने ऑप्शन है VLSRS-SM। इसका जो फुल फॉर्म है वो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जो दूसरा ऑप्शन है वो है VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। थर्ड ऑप्शन है वर्टिकल लॉन्च लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। फोर्थ ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका जो आंसर है वो है VLSRSAM। ये क्या है इसको जान लेते हैं। 2022 में ये जो मिसाइल सिस्टम है ये भारत की नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो इसके जो फुल फॉर्म है वो है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो 2022 में भारत की वायुसेना को सौंपी जाएगी। इसके बारे में कुछ जानकारी जो बहुत ज़रूरी है जाननी। इसके ऑपरेशनल जो रेंज है वो है 40 से 50 किलोमीटर। इसे अस्त्र मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह मिसाइल 4.5 मैक यानी 5556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दुश्मन पर हमला करती है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी कि मिसाइल कितनी तरह की होती हैं, और ये जो मैक आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा है कि 4.5 मैक। ये मैक क्या होता है? एक मैक बराबर होता है 342 मीटर अपॉन सेकेंड। ये ध्वनि की चाल के बराबर होता है। तो जो ध्वनि की चाल के 4 से 5 गुना के आसपास की जो जिसकी स्पीड होगी वो इस रेंज के अंदर आएगी। इस मिसाइल में वेपन कंट्रोल सिस्टम भी लगा है जो इसके सह हथियार को नियंत्रित कर सकता है। ये एक साथ कई निशानों पर वार कर सकती है। परीक्षण के समय चांदीपुर के प्रशासन ने लॉन्च पैड के आसपास मौजूद 5 बस्तियों के लगभग 6322 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था, ताकि किसी तरह का कोई हादसा ना हो, या हादसा हो तो वो लोग सुरक्षित रहें। ये जो मिसाइल सिस्टम है ये 360 डिग्री पर दुश्मन का खात्मा कर सकता है। 360 का मतलब क्या है कि जहां ये तैनात होगी उसके चारों ओर अगर कोई दुश्मन इस पर हमला करना चाहता है तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 360 डिग्री घूमकर उस पर हमला कर सकती है। भारतीय नौसैनिक युद्ध पोतों में लगाई जाने वाले इस स्वदेशी मिसाइल वर्टिकल लॉन्च सिस्टम में एक साथ 8 मिसाइलें तैनात की जा सकेंगी। इसका वेपन कंट्रोल सिस्टम 360 डिग्री पर दुश्मन के हमलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, साथ ही उन्हें नष्ट कर सकता है। यानी ये मिसाइल जहां तैनात होंगी उस पर हमला करना असंभव हो जाएगा। एक बार DRDO के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि DRDO ने इस मिसाइल को बनाया है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है DRDO के बारे में भी। तो आप जो यहाँ पर देख रहे होंगे ये DRDO का लोगो है, और DRDO के जो फुल फॉर्म है उसको हिंदी में तो DRDO का नाम जो है वो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, लेकिन इंग्लिश में जो इसकी फुल फॉर्म है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका जो गठन हुआ था वो 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जिसको DRDO भवन कहते हैं। इसमें जो कर्मचारियों की संख्या है लगभग 30,000 इसमें कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से 5,000 लगभग साइंटिस्ट हैं। एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं या कार्यपालक हैं उनका नाम है डॉक्टर G सतीश रेड्डी। वर्तमान में संस्थान अपनी 51 प्रयोगशालाएं चलाता है। तो ये जानकारियाँ कुछ ज़रूरी थी जो DRDO के बारे में जानना ज़रूरी था। अब तीसरा क्वेश्चन कि विश्व चिंतन दिवस कब मनाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 19 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 22 फरवरी। और 22 फरवरी को ही चिंतन दिवस क्यों मनाया जाता है इसको देख लेते हैं कि विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय विद्यालय में स्काउट गाइड के जनक लॉर्ड बेडेन पावेल के जन्म दिवस को विश्व चिंतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। लॉर्ड पावेल का जन्म 22 फरवरी 1857 को तथा लेडी पावेल का जन्म 22 फरवरी 1889 को हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो फोर्थ क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के बजट में मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? पहला ऑप्शन है 456 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन है 467 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन है 489 करोड़ रुपए और चौथा ऑप्शन है 479 करोड़ रुपए। तो इसका जो सही आंसर है वो है 479 करोड़ रुपए। तो एक बार देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बजट में, हालांकि उत्तर प्रदेश का जो बजट आया है
उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें पूरी जानकारी दी जाएगी कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। अभी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन ही दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री जिनका नाम है सुरेश कुमार खन्ना, उन्होंने 22 फरवरी 2021 को सुबह 11 बजे यूपी बजट 2021-22 पेश किया। उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कुल बजट 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए रखा गया। यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। जो 5th क्वेश्चन है, देखिए उत्तर प्रदेश के बजट के ऊपर एक अलग से वीडियो जल्दी ही बनाएंगे। अब 5th क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने महिलाओं को अपनी सेना में प्रवेश की अनुमति दे दी है। तो पहला ऑप्शन तुर्की, दूसरा ऑप्शन संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ऑप्शन सऊदी अरब और चौथा ऑप्शन इराक। तो जो इसका आंसर है सऊदी अरब। आजकल आपने देखा होगा कि सऊदी अरब जो है वो अपनी कट्टरवादी जो छवि है महिलाओं के प्रति उसको बदलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो उसी को लेकर इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि सऊदी अरब ने यह कदम क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विज़न 2030 के तहत उठाया है। सऊदी अरब ने हाल ही में महिलाओं के लिए सेना में प्रवेश की अनुमति दे दी है। महिलाएं सेना के तीनों अंगों यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में शामिल हो सकेंगी। महिलाएं सैनिक, लॉस नायक, सर्जेंट और स्टाफ सर्जेंट के पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। महिला आवेदकों को निर्दिष्ट शर्तों के मुताबिक प्रवेश प्रक्रियाएं पास करना आवश्यक होगा। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया वो क्या है? उनका एक साफ रिकॉर्ड होना चाहिए, उन्हें सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए, उनकी उम्र की जो सीमा है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भर्ती के लिए 155 सेंटीमीटर या उससे अधिक की ऊंचाई निर्धारित की गई है। महिलाओं को सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। उनके पास कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए। गैर सऊदी नागरिकों से शादी करने वाले आवेदक भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। सऊदी अरब सरकार ने सेना में महिलाओं की भर्ती की जो ये योजना है इसकी घोषणा 2019 में की थी। इससे 1 साल पहले यानी 2018 में सरकार ने महिलाओं को ड्राइविंग का भी अधिकार दिया था। और ये केवल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो सऊदी अरब है वो अपनी कट्टरवादी छवि है महिलाओं के प्रति उसको बदलना चाहता है। अब जो 6th क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में मालदीव के साथ कितने करोड़ डॉलर के रक्षा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अंदर एक चीज़ आपको ये जानने को मिलेगी, मालदीव के साथ जो ये समझौता है किस तरह से महत्वपूर्ण है। तो पहला ऑप्शन है $3 करोड़, दूसरा ऑप्शन $6 करोड़, तीसरा ऑप्शन $5 करोड़ और चौथा ऑप्शन $7 करोड़। तो इसका जो आंसर है वो है $5 करोड़। अब इस समझौते में हुआ क्या है वो देख लेते हैं। भारत ने मालदीव के साथ लगभग 363 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट समझौता किया है, रक्षा समझौता किया है। यह राशि पहले से स्वीकृत ऋण के तौर पर मालदीव को दी जाएगी जिसे वह अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए खर्च कर सकेगा। जो ये समुद्री सुरक्षा का जिक्र है ये क्यों है, इसको हम आगे देखेंगे कि आखिर मालदीव की समुद्री सुरक्षा के लिए भारत को क्यों पैसा देना पड़ा, तो उसको आप आगे देखेंगे। यह समझौता मालदीव के वित्त मंत्रालय व भारत के आयात निर्यात बैंक, जिसको एक्जिम कहते हैं, के बीच हुआ। इसमें जयशंकर कौन है? जो भारत के विदेश मंत्री हैं उनका नाम है एस जयशंकर। तो इसमें जयशंकर व मालदीव की रक्षा मंत्री मारिया अहमद, वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर, आर्थिक विकास मंत्री फयाज इस्माइल और राष्ट्रीय योजना व आवास मंत्री मोहम्मद असलम शामिल थे। एक्जिम यहाँ 2000 आवास बनाने में सहयोग भी करेगा। तो प्रमुख समझौते व सहयोग: मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा, तटरक्षक बल, सिफावारू बंदरगाह के विकास, सहयोग व रखरखाव में भी भारत मदद देगा। अप्रैल 2013 में मालदीव द्वारा किए निवेदन के तहत उसके द्वीपों व आर्थिक क्षेत्रों में नियंत्रण व निगरानी के लिए भारत उसके रक्षा बलों को मदद देगा। मालदीव की तटरक्षा क्षमता व सुविधाओं के विकास के लिए भारत मानवीय मदद व आपात राहत मुहैया करवाएगा। मालदीव के दूसरे बड़े शहर अद्दू में सड़कें बनाने में भी भारत मदद करेगा। इस प्रकार के 8 प्रोजेक्ट पर दोनों देश
साथ काम करेंगे। शनिवार को ही एस जयशंकर, जो भारत के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने मालदीव को कोविड-19 टीके मतलब वैक्सीन की 1 लाख डोज अतिरिक्त मुहैया करवाई है। कोविड-19 के दौरान 1813 करोड़ रुपए का वित्तीय सहयोग भी मालदीव के बजट में भारत दे रहा है। खेलों के विकास के लिए भी भारत यहाँ करीब 290 करोड़ का ऋण देने जा रहा है। भारत मालदीव को इतना ऋण और इतनी मदद क्यों दे रहा है, ये आपके मन में भी क्वेश्चन होगा। इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि भारत की रणनीति क्या है इसको लेकर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि मालदीव पड़ता कहाँ पर है, पहले ये देख लेते हैं। ये हमारा भारत है और यहाँ पर मालदीव पड़ता है एक टापू के रूप में। अब जो भारत है वो इसको इतनी मदद जो पहुँचा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप इस मैप को देखिए, यहाँ पर है चाइना, और चाइना ने भारत को समुद्र में घेरने के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति बनाई हुई है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मतलब मोतियों का धागा। देखिए ये जो रेखा आप देख रहे होंगे, ये चीन का एक रणनीतिक दांव है। यहाँ ये जितने देश पड़ते हैं, यहाँ पर जो देश है म्यांमार, यहाँ श्रीलंका, मालदीव, ये सब वो कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ को जोड़ा गया है जो भारत के चारों तरफ हैं। आप इसको देखिए। और चाइना क्या चाहता है कि यदि ये मेरे पक्ष में रहेंगे, ये जो इस रेखा पर जितने देश पड़ेंगे, वो अगर चाइना के पक्ष में रहेंगे तो ये भारत के लिए हानिकारक होगा। वो किस तरह से कि चाइना कभी भी यहाँ अपने बेस बना सकता है इन देशों में। सपोज़ अगर वो यहाँ बेस बनाता है, हालांकि उसने बेस बनाए भी हुए हैं, तो वो भारत को यहाँ से घेर सकता है, इधर से भारत को घेर सकता है, इधर से घेर सकता है, तो इधर से घेर सकता है। तो ये रणनीति चाइना बना रहा है भारत को घेरने के लिए। लेकिन भारत को भी इसका जवाब देना था, तो भारत ने इसके कंपैरिजन में, या कहें कि इसके विरोध में, भारत ने भी एक दांव खेला जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड। आप देखिए, आपको ये मैप दिखाई दे रहा होगा, जहाँ पर ये ब्लैक कलर की जो रेखा है, आप इसको देख रहे होंगे। ये जो रेखा है, ये वाली, ये भारत का दांव है, जो कि भारत ने भी चीन को घेरना शुरू कर दिया है। इधर आप देश देखेंगे मंगोलिया, जापान, इधर चाहबा, आप देश देखेंगे इधर मंगोलिया, इधर ईरान, इधर जापान, और नीचे भी बहुत सारे देश हैं, वियतनाम, सिंगापुर। ये सब वो देश हैं जहाँ पर भारत ने इन देशों को अपना ऋण या किसी भी तरह से मदद देकर वहाँ उन देशों को अपना विश्वसनीय बनाया है, और वहाँ कुछ समझौते भी किए हैं कि भारत अगर चाहे तो उनकी ज़मीन को इस्तेमाल कर सकता है अपनी सेना वहाँ भेजकर अपने देश की सुरक्षा में भी। तो आप अब ये समझ गए होंगे कि मालदीव को इतनी जो मदद दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है। 7वां क्वेश्चन, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कितनी रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो पहला ऑप्शन 86, दूसरा 88, तीसरा 89 और चौथा 84। तो इसका जो सही आंसर है वो है 88। तो केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 21 फरवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सुविधा परियोजनाओं, यात्री सुविधाओं और अन्य सुविधाओं से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया है। 1000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 रेलवे परियोजनाएं आज राष्ट्र को समर्पित की गई हैं। केरल में 3 स्थानों कोल्लम, कुंदारा और कोचुवेली में कुल 9.56 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है। इन फुट ओवरब्रिज से यात्रियों के आवागमन में तेजी आएगी, और जो स्टेशनों पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, जो महत्वपूर्ण स्टेशन है, वो भीड़ भी कम होगी। नेक्स्ट, रेलवे प्लेटफॉर्म पर और समागम क्षेत्रों में विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों, बीमार और दिव्यांग यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों तक पहुंचने में आसानी होगी। काहनागढ़ और अलुवा में 1.60 करोड़ रुपए की कुल लागत में स्वचालित लिफ्ट लगाई गई हैं। जो नेक्स्ट है, इस वर्ष हाल ही में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2021 और 22 के बजट में 7,700 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश में विभिन्न रेलवे परियोजनाओं के लिए आवंटित किए हैं। रीवा में एक बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा रहा है। भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 तक पूरी तरह से बिजली से चलने लगेगी। भारतीय रेलवे
2030 तक नवीकरण ऊर्जा के उपयोग के साथ अपने पूरे नेटवर्क को चलाने में सक्षम होगा और इस दिशा में काम करने वाला यह दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेलवे होगा। दिव्यांग, वृद्ध और बीमार यात्रियों को सुविधा प्रदान करने के लिए ग्वालियर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 और 4 पर 92 लाख रुपए की लागत से 3 लिफ्ट लगाई गई हैं। इसके अलावा ग्वालियर स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड ने पुनर्विकास कार्य किया है। इन पुनर्विकास के तहत ग्वालियर स्टेशन को यात्रियों के लिए एक बेहतर यात्रा अनुभव देने के लिए विश्व स्तरीय परिवहन केंद्र में परिवर्तित किया जा रहा है। यह पुनर्विकास पर्यटन को बढ़ावा देगा, रोजगार पैदा करेगा और सामाजिक आर्थिक विकास में वृद्धि करेगा। वर्तमान में 189.46 किलोमीटर लंबे रेलखंड में डीजल इंजन द्वारा रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं, जिन्हें रतलाम से बिजली के इंजन को बदलने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता होती है। इसलिए 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि पूरी भारतीय रेल बिजली से चलने लगे। इस खंड में विद्युतीकरण के बाद रेलगाड़ियों को बिजली के इंजन द्वारा चलाया जा सकेगा। जो इंजन को बदलने में अतिरिक्त समय लगता है वो समय बचेगा और जो गाड़ियां हैं वो अपने जो गंतव्य स्थान है उस तक समय से पहुंच सकेंगी। रतलाम चित्तौड़गढ़ खंड के विद्युतीकरण से डीजल की बचत होगी और हरित ऊर्जा में योगदान मिलेगा। इस खंड के डीजल से विद्युत ट्रैक में रूपांतरण से प्रति वर्ष 27.54 करोड़ रुपए की बचत होगी। यह विद्युतीकरण 205.44 करोड़ रुपए की लागत के साथ किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी आंकड़े हैं इनको नोट करें और ये जो PDF है, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक होगी। जो 8वां क्वेश्चन है, इलॉन मस्क को पीछे छोड़कर कौन बने विश्व के सबसे रईस व्यक्ति। इलॉन मस्क अभी जनवरी में ही विश्व के सबसे अमीर आदमी बने थे, जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर। जेफ बेजोस कौन है आगे जानेंगे। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी जेफ बेजोस है कि जेफ बेजोस दोबारा से इलॉन मस्क को पीछे छोड़कर विश्व के सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। जो सबसे पहले देख लेते हैं इलॉन मस्क कौन है। इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इलॉन मस्क इस साल जनवरी में दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने थे, लेकिन 1 महीने बाद ही वो इस खिताब को गवा बैठे हैं। और ये खिताब किसके पास चला गया है? जेफ बेजोस, जो अमेजोन कंपनी के मालिक हैं। 1 महीने पहले टेस्ला के शेयरों की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल की वजह से इलॉन मस्क की कुल संपत्ति 1 खरब 85 अरब डॉलर को पार कर गई थी, लेकिन इलॉन मस्क अब अपने ही शेयरों में गिरावट की वजह से दूसरे पायदान पर आ गए हैं। इसके साथ ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजोन के संस्थापक जेफ बेजोस एक बार फिर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। एक बार अमेजोन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि अमेजोन क्या है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा जानकारी उसके बारे में जान लेते हैं। अमेजोन एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। अमेजोन कंपनी की उत्पत्ति या कहें कि अमेजोन कंपनी की स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। अमेजोन का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो अमेरिका वॉशिंगटन में है। अमेजोन कंपनी के संस्थापक जेफ बेजोस हैं। जेफ बेजोस जो कि प्रमुख CEO हैं, मतलब जेफ बेजोस इस कंपनी के अमेजोन कंपनी के CEO हैं। अमेजोन पर ऑनलाइन शॉपिंग, वेब होस्टिंग की सर्विस उपलब्ध है। अमेजोन की कंपनी में लगभग 2,30,500 लोग काम करते हैं। इस कंपनी की जो कुल आय है वो 600 मिलियन है और कुल संपत्ति 65,500 बिलियन है। तो आज केवल 8 क्वेश्चन ही आपसे शेयर किए हैं, क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्याएं थी जिस कारण लेट हो गए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम आगे भी बहुत मेहनत से आपके लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ लेकर आएंगे। जो भी करंट के मुद्दे होते हैं उनकी भी अलग वीडियोज़ बनेंगी। जिस तरह से अभी करंट में एक बजट आया है तो उस बजट को लेकर भी एक वीडियो बनाई जाएगी। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बराबर में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।